एक देश एक चुनाव को लेकर ममता ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी को लिखी चिट्ठी। वन नेशन वन इलेक्शन को भारत के संवैधानिक बुनियादी ढांचे के खिलाफ बताया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा पिछले 10 सालों में देश में नौकरियों के अकाल बढ़ गए हैं। झारखंड सरकार ने ईडी से मांगे जवाब, पूछा किन मामलों में सीएम के प्रेस सलाहकार और साहिबगंज डीसी से ईडी करेगी पूछताछ। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 63 अंकों की तेजी के साथ 71,721 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 29 अंकों की तेजी के साथ 21,647 अंक पर हुआ बंद। कर रहेंगे न्याय, सहो मत डरो मत, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़े और बने न्याय योद्धा। राहुल गांधी लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो राहुल गांधी की यात्रा से डरी बीजेपी यात्रा में रुकावट डालने की पूरी कोशिश कर रही है। दरअसल पहले कांग्रेस न्याय यात्रा को इम्फाल के पैलेस ग्राउंड से शुरू करने की अनुमति मांग रही थी, लेकिन अनुमति नहीं दी गई। बाद में इसकी अनुमति मिली तो भीड़ पर रोक लगा दी गई, जिसके बाद कांग्रेस ने न्याय यात्रा का स्थान ही बदल दिया। अब ये यात्रा मणिपुर में खोंगजोम के थौबल से शुरू हो रही है। मणिपुर का मामला सुलझा तो अब असम ने यात्रा के रास्ते में रुकावट खड़ी कर दी है। सरकार ने 2 दिन यात्रा के रात्रि विश्राम की इजाजत वापस ले ली है। असम में कांग्रेस विधायक दल के नेता देवव्रता सैकिया ने इस मामले को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने धेमाजी जिले में गोगामुख में स्कूल के मैदान पर रात्रि विश्राम के लिए अपने वाहनों को पार्क करने की इजाजत मांगी। हमें इसकी इजाजत भी मिल गई, लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया है। इसी तरह जोरहाट में एक कॉलेज के खेल मैदान पर रात्रि विश्राम की मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने वहां भी इजाजत नहीं दी है। अब साफ है कि कांग्रेस की यात्रा से बीजेपी में घबराहट बढ़ती जा रही है। इसी बीच कांग्रेस को एक और भी झटका लग गया है। दरअसल पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए क्राउड फंडिंग शुरू की है। पार्टी उद्योग जगत की जगह देशवासियों से चंदा मांग रही है, लेकिन एक गलती से कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो गया है। दरअसल कांग्रेस के प्रचार के लिए जारी पैम्पलेट पर गलत QR कोड प्रिंट हो गया। बाद में पता चला कि अकाउंट फर्जी है। दरअसल जब QR कोड पर स्कैन किया गया तो पता ये चला कि वो किसी दूसरी फर्जी वेबसाइट पर लेकर जा रहा है। कांग्रेस की वेबसाइट है donateinc.in, इसी पर पैसा भेजना था, लेकिन QR कोड लोगों को लेकर गया donateinc.co.in वेबसाइट पर। अब इस फर्जी वेबसाइट में CO एक्स्ट्रा है और इसी वजह से गलत वेबसाइट पर पैसा चला गया। गठबंधन सीट बंटवारे को लेकर गुत्थी पूरी तरह से सुलझ गई है। अब पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर सहमति के साफ साफ संकेत दे दिए हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ेंगी। साथ ही पार्टी नेताओं को भी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के खिलाफ बयानबाजी नहीं करने के सख्त निर्देश दिए हैं। पार्टी के बड़बोले नेताओं से इंडिया गठबंधन पर कोई भी टिप्पणी नहीं करने को कहा है। ममता ने पार्टी के प्रवक्ताओं की सूची में भी बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया है और जिन प्रवक्ताओं ने कांग्रेस या इंडिया के खिलाफ बयानबाजी की है उन्हें हटाने की बात कही है। पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी और प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी को प्रवक्ताओं की नई सूची तैयार करने को कहा गया है। ममता ने ये भी साफ कर दिया है कि जिन प्रवक्ताओं का नाम नई सूची में होगा वो ही इंडिया गठबंधन को लेकर बयान देंगे। इसके साथ ही पश्चिमी मेदिनीपुर के नेताओं के साथ बैठक में ममता ने पार्टी नेताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने को कहा। साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को तैयार है। टीएमसी के सीनियर लीडर और लोकसभा सदस्य सुदीप बंदोपाध्याय ने भी कहा है कि सीट बंटवारे को लेकर टीएमसी कांग्रेस के साथ खुले दिल से बातचीत करने को तैयार है। टीएमसी की ओर से कांग्रेस को गठबंधन की सूरत में 4 से 6 सीट दी जा सकती है। बंगाल पर हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है। चुनाव आयोग से तमाम सवालों के जवाब मांगे जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग सवालों के जवाब से बचता नजर आ रहा है, जिसके बाद ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर एक जन आंदोलन खड़ा हो गया है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने चुनाव आयोग को चुनौती देते हुए ईवीएम हैक करने का दावा कर दिया है। अब इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने एक गंभीर आरोप मोदी सरकार पर लगा दिए हैं। प्रशांत भूषण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 2 स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हुए लिखा है, मोदी सरकार ने ट्विटर से मेरे द्वारा किए गए ट्वीट को हटाने के लिए कहा है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे ईवीएम और वीवीपैट में आसानी से हेरफेर किया जा सकता है। सरकार ईवीएम के खिलाफ बढ़ती आवाजों से इतनी डरी हुई क्यों है? वे हमें मतपेटी में डालने के लिए वीवीपैट पर्ची देने के खिलाफ क्यों है? चुनाव आयोग ईवीएम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दिखाने को तैयार क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ने इन सवालों के साथ ही अपने ट्वीट का स्क्रीनशॉट भी लगाया है, जिसमें एक तरफ उनका ट्वीट ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर है और दूसरी तरफ ट्विटर से भेजा गया उनको संदेश है जो कि पोस्ट हटाने को लेकर है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है
तो फिर सरकार ईवीएम पर उठ रहे। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने 10 जनवरी को विधायकों के खिलाफ अयोग्यता मामले में बड़ा फैसला सुनाया। राहुल नार्वेकर ने अपने फैसले में कहा कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। स्पीकर का ये फैसला सीएम एकनाथ शिंदे के पक्ष में था, जिसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। स्पीकर के फैसले के बाद से ही विधानसभा अध्यक्ष और शिंदे सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। इस पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राहुल नार्वेकर और शिंदे सरकार पर हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो स्पीकर का फैसला आया है वो लोकतंत्र की हत्या है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी अपमान है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि राज्यपाल ने अपने पद का दुरुपयोग किया है और गलत फैसला लिया। उन्होंने कहा, हम इस लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगे, हम इस लड़ाई को आगे भी लड़ेंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट जनता और शिवसेना को न्याय जरूर देगी। आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी प्रमुख ने स्पीकर राहुल नार्वेकर पर निशाना साधते हुए कहा कि नार्वेकर ने खुद कई बार पक्ष बदला है। मेरी विनती है कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर स्वतः संज्ञान ले। उद्धव ठाकरे ने सवाल किया है कि 2018 की नियुक्ति अगर गलत थी तो ये लोग कैसे चुनाव में खड़े हुए और कैसे चुनकर आए। ठाकरे ने कहा कि शिंदे की शिवसेना असली शिवसेना नहीं हो सकती है, क्योंकि उन्होंने शिवसेना से नाता तोड़ दिया था। नार्वेकर ने जानबूझकर समय बर्बाद किया। ये आदेश मैच फिक्सिंग है। वहीं आपको बता दूं कि विधानसभा स्पीकर के फैसले पर संजय राउत ने भी हमला किया है। उन्होंने कहा कि गुजरात लॉबी ने बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को खत्म करने का खतरनाक षड्यंत्र रचा है। विधानसभा अध्यक्ष झूठे हैं। महाराष्ट्र की शिवसेना को खत्म करके आप मुंबई को कब्जे में नहीं ले सकते हैं। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। वहीं आपको बता दें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी राहुल नार्वेकर के फैसले पर उद्धव ठाकरे का पक्ष लेते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ही न्याय मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि विधानसभा स्पीकर के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने जो फैसला लिया है कि शिंदे गुट ही असली सेना है, इस नाटक की पटकथा बहुत पहले लिखी गई थी। हम बिना किसी सहारे के इस प्रहसन को खेलते हुए देखते हैं। यही इस लोकतंत्र की जननी की त्रासदी है। यानी उद्धव ठाकरे के इस बयान से मस्जिद जमीन विवाद मामले को लेकर गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में करीब 1 घंटे तक सुनवाई हुई। विवादित परिसर का एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे कराए जाने के मामले में सुनवाई हुई है। मंदिर पक्ष के अधिवक्ताओं ने 2 वकील और एक रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी को कोर्ट कमिश्नर में रखे जाने का अनुरोध किया है। मस्जिद पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का विरोध किया है। मुस्लिम पक्ष के तरफ से ये कहा गया है कि उनकी तरफ से बहस करने वाले एक अधिवक्ता कोर्ट में मौजूद नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने ये भी दलीलें दी कि सुप्रीम कोर्ट में 16 जनवरी को मामले की सुनवाई होनी है, इसीलिए सुनवाई टाल दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। बाद में कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला रिजर्व कर लिया है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। अब उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही कोर्ट इस मामले में फैसला सुना सकता है। इससे पहले हाई कोर्ट ने मथुरा विवाद से जुड़े सभी 16 मुकदमों की एक साथ सुनवाई करने का आदेश दिया है।